हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कक्षा 10th साइंस की। उसमें अपन ने 3 क्लास ऑलरेडी ले ली। ये है अपनी चौथी क्लास। इसमें हमने पढ़ लिया था कौन कौन सी, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। संयोजन के बारे में पढ़ा था कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन मतलब 2 पदार्थों का आपस में मिलना और संयोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में पढ़ रहे थे 2 वस्तु, मतलब कि एक यौगिक का 2 अलग अलग अभिकर्मक में टूटना। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी 3 प्रकार की। किस किस में? एक तापीय, एक प्रकाशीय और एक विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इनके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं। तीसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्माक्षेपी तीसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से ही पता लग रहा है ऊष्माक्षेपी का मतलब, और एक होती है ऊष्माशोषी। तो उससे तो पता लग रहा है ऊष्माशोषी से शोषण, अवशोषण अंदर की ओर, और ये है क्षेपी। इसमें है ऊष्मा का उत्सर्जन। इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इसकी अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या उत्सर्जित हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकाल लिए और मेरे साथ लिखते रहिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या उत्सर्जित करे या उत्सर्जित करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक बार अभिक्रिया को दोबारा से पढ़ो। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या उत्सर्जित करे, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। पहले एग्जांपल की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें कैसे होगा? CH4 प्लस O2 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, और ऊर्जा क्या हो जाएगी? एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल की बात करें, जो अपन श्वसन ले रहे हैं, वो श्वसन भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे सिद्ध करते हैं?
अपन श्वास लेते हैं तो अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमें या मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को श्वसन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे जिसमें एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, तो श्वसन कहां से लेगा? ठीक है, कैसे? अपन श्वसन में एनर्जी कहां से आएगी? अपन क्या लेते हैं? भोजन खाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं? भोजन। अपन ने सबसे पहले ये किया, भोजन के रूप में हमें एनर्जी किसके रूप में मिलती है? हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान, भोजन खाने के बाद क्या होगा अपने शरीर में? पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है ना। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज शरीर में उपस्थित कोशिकाओं कोशिकाओं मतलब सेल्स, कोशिकाओं में घुलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप जो कुछ भी खाते हो, चावल, रोटी, सब्जी जो भी खाते हो, तो उसकी एनर्जी इतनी क्रिया के बाद अपन को मिलती है। अपन खा तो लेते हैं, अपन को ये नहीं पता कि उसकी एनर्जी किस रूप में मिलती है। कैसे? अपन श्वसन के ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम भोजन खाते हैं। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? खाने के बाद पाचन होता है। पाचन किसका होता है? हमने क्या खाया? चावल, आलू, ब्रेड जो भी खाया, और वहां उससे क्या उत्सर्जित होता है? कार्बोहाइड्रेट। भाई सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? चावल से। चावल जिसको कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी ज्यादा आती है। जिसको तुरंत एनर्जी चाहिए
उसको चावल खाना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में जो उपस्थित जितने भी बॉडी में कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके साथ घुलकर क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। किसके साथ घुलकर, ऑक्सीजन के साथ। कोशिकाएं में उपस्थित कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ, यहां एक लाइन और ऐड करना, किसके साथ, या ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसका सूत्र लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और H2O, 6H2O प्लस ऊर्जा, ये मिलती है अपन को एनर्जी, ये मिलती है अपन को एनर्जी। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो सड़ी गली जो साग सब्जियां होती है, उनका अपघटन से भी क्या प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पॉइंट और लिख लो, कहां लिखाऊं, यहां लिख दूं। तीसरा, साग सब्जियों का विघटित, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। कैसे, जो साग सब्जियां होती हैं, जो सड़ जाती है, गल जाती हैं, वो विघटित हो जाती हैं, विघटित, उनका कंपोस्ट बनना ही, उनका खाद बनना भी किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, क्योंकि उनका खाद किनको, फसलों में क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ये थी अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक बार देखिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा मतलब एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। कैसे परिभाषा देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या उत्सर्जित करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। पहली बात करते हैं प्राकृतिक गैस का अध्ययन। इसमें कैसे करती है, CH4 लेते हैं मीथेन, उसकी CO2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते तो CO2 प्लस H2O और ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। दूसरी लेते हैं अपन श्वसन, भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अपन जो श्वास ले रहे हैं वो भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी। श्वास अंदर ले रहे हैं, जो हवा क्या है, गर्म है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी, वो बाहर निकल रही है। मनुष्य को श्वसन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपन श्वास ले रहे हैं, हम बनी श्वास जब भी आएगी जब हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे वो कहां से आएगी, मनुष्य अब सबसे पहले भोजन खाएगा, ऐसे समझो। भोजन खाने के बाद उसका सबसे पहले फिर पाचन होगा। पाचन किसका होगा, क्या खाया था अपन ने, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, रोटी, गेहूं, कुछ भी खाया, उसको वो खा लिया, उससे हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट से क्या बना, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के साथ मिलकर, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन है C6H12O6। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल गया और जल का भी एक्स्ट्रा का उत्सर्जन हो गया और एनर्जी क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई, एनर्जी। ठीक है, और तीसरी है कि जो साग सब्जियां है वो विघटित होकर
कंपोस्ट विघटित होकर उनका कंपोस्ट बनना भी किनका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे जो साग सब्जियां घर में रखी होती हैं वो सड़ जाती है, गल जाती है, मतलब विघटित हो जाती है, फिर उनका कंपोस्ट मतलब खाद बन जाता है, वो भी एक किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब है इसमें ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा, अवशोषित होगी। देखो ना, नाम से पता लग रहा है ऊष्माशोषी। इसमें ऊष्मा मतलब एनर्जी का, ऊर्जा का क्या होगा? शोषण होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा अभिक्रिया नहीं, सॉरी, परिभाषा देखो। परिभाषा क्या है? अब आप खुद से भी लिख सकते हो, लिखो मेरे साथ साथ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है H2+I2, ये किसका अवशोषण करेंगे? दोनों मिलकर प्लस ऊष्मा या ऊर्जा। ऊष्मा का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा भी है, यहां लिख लो ऊर्जा। ऊष्मा ही एनर्जी है, ऊर्जा है, मतलब कि ऊष्मा को भी इंग्लिश टर्म्स एनर्जी है और ऊर्जा का भी क्या है? एनर्जी है। मिलकर क्या है बनाएगी? हाइड्रो आयोडाइड। बैलेंस कर दिए इसको दो लगाकर, क्योंकि यहाँ भी दो आयोडीन है और दो हाइड्रोजन है। दूसरी लेते हैं N2+O2, नाइट्रो प्लस ऑक्साइड के साथ ऊर्जा मिलेगी तो किसका निर्माण होगा? नाइट्रो ऑक्साइड का। ठीक है, समझ में आया? नाइट्रो ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये तो थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आगे पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया है अपनी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा: वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मेरे साथ लिखो परिभाषा। सभी नोट्स बनाएंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है।
कर देती है, कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार परिभाषा को दोबारा से पढ़ो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझो कैसे कर देती है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस से करवा दें, लोहे से, तो ये किससे क्या बन जाएगा बताओ। कॉपर सल्फेट की जगह फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। ठीक है, इसका क्या नाम है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या इसका निर्माण कर दी, फेरस सल्फेट का। दूसरा उदाहरण लो। FeSO4 की अभिक्रिया जिंक से करवा दें तो किसका निर्माण होगा, जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस, और ये फेरस को कर देगी। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट की क्रिया Pb से कहलाए, मतलब लेड। Pb को क्या बोलते हैं, लेड से करवाएं तो Pb लेड सल्फेट SO4 सल्फेट का निर्माण करेगी और किसको विस्थापित कर देगी, जिंक धातु को विस्थापित कर देगी। मतलब ऐसे समझो, समीकरण 1 में लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 1 में, यहां नोट लगा के ये क्या दर्शा रही है, यहां कॉपर सल्फेट, कॉपर धातु फेरस मतलब लोहा धातु से अधिक क्रियाशील है। यहां कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील धातु लोहा को कहते हैं फेरस, फेरस को प्रतीक चिन्ह Fe, यहां कॉपर को कहते हैं Cu, कोष्टक में लिख लीजिए Cu। यहां कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील धातु लोहा धातु है, लोहा धातु है। कहां पर, एग्जाम्पल 1 में भाई कॉपर धातु से अधिक, इस धातु से अधिक क्रियाशील ये लोहा मतलब फेरस धातु है, तभी तो इस सल्फेट के साथ फेरस जुड़ा और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ऐसे ही यहां सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड में क्या लिखोगे, यहां फेरस सल्फेट, फेरस धातु मतलब लोहा धातु से अधिक क्रियाशील धातु, यहां किससे, लोहा, लोहा धातु, फेरस को लोहा बोलते हैं, लोहा धातु से अधिक क्रियाशील कौन है, अधिक क्रियाशील धातु बताओ क्या है, जिंक। अधिक क्रियाशील धातु जिंक Zn है, जब भी तो इस सल्फेट के साथ जिंक जुड़ा। इसमें क्या लिखोगे, तीसरे में नोट में, जिंक सल्फेट धातु से अधिक क्रियाशील धातु Pb को क्या कहते हैं, लेड। यहां जिंक धातु, जिंक को कहते हैं Zn, जिंक धातु से अधिक क्रियाशील
अधिक्रियाशील धातु, अधिक्रियाशील कौन सी धातु है? पीबी। पीबी को कहते हैं लेड। लेड, एक मिनट, लेड, पीबी, लेड धातु है। बात आई क्या समझ में? ठीक है, जैसे यहां लिख देता हूं। अब यहां मेरे को बताओ, CuSO4, एक तो है CuSO4 को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? दूसरा ZnSO4 का नाम क्या है? तीसरा FeSO4 का नाम क्या है? चौथा PbSO4 का नाम क्या है? बताओ। इसको कहते हैं Cu मतलब कॉपर सल्फेट, लिख लो एक जगह, कॉपर सल्फेट। इसको कहते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसको कहते हैं फेरस, फेरस सल्फेट, यहां भी लिख देता हूं। बल्कि इस चिन्ह का मतलब होता है जो अक्षर ऊपर है सेम का सेम ही नीचे। पीबी को कहते हैं लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। इनको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है जो कि आपके कोर्स से अधिक, मतलब इनका नाम आप एक जगह कंफ्यूज न हो, एक जगह याद रख सको। ठीक है, एक बार देख लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, अलग कर दे, दूर कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण पहले लेते हैं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस से करवाते हैं तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर को क्या कर देगा? अलग। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, फेरस सल्फेट अभिक्रिया के साथ यदि, मतलब इसकी तुलना में ये अधिक क्रियाशील है, इसकी तुलना में ये अधिक क्रियाशील है, जब ये इसके साथ जुड़ रही है। ठीक है, तो लेड सल्फेट और जिंक धातु को क्या कर दी? विस्थापन कर दी। ये बात कहाँ लिखी है? इन्हीं में लिखी हुई है। CuSO4 को कॉपर सल्फेट, जिसको जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट या लेड सल्फेट। बोलो समझ में आया कि नहीं है विस्थापन अभिक्रिया? अब आगे बात करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जो विस्थापन अभिक्रिया तो एक बार हो रही थी, लेकिन ये अभिक्रिया द्वितीय का मतलब दो बार। ये अभिक्रिया कितनी बार होगी? दो बार। नाम से ही पता लग रहा है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तथा एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, परिभाषा लिखो मेरे साथ। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है तथा एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे द्वितीय विस्थापन
या सवेत अवक्षेप या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ो परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तथा एक सवेत अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी ऐसे समझो, सी डी ये है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है? जो पास पास वाले हैं ना अंदर अंदर के, वो तो एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। और जो ये है ना ए बी और सी डी है, डी बी नहीं है, ये डी आएगा है ना, ये है एक जगह आ जाएंगे। तो ये कैसे बनेगी रिएक्शन? जैसे बी सी है तो सबसे पहले तो आएगा क्या? बी सी प्लस, फिर क्या है? डी ए, तो क्या आएगा? या ए डी भी लिख सकते हो, ए और डी, ठीक है। ऐसे निर्माण होगा, सवेत अवक्षेप का निर्माण होगा। जैसे ये समझ में आया? जैसे सबसे सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसकी? सोडियम सल्फेट की क्रिया Na2SO4 की क्रिया BaCl2 Na सोडियम सल्फेट की क्रिया BaCl के साथ करवाते हैं। तो कैसे होगा इसकी तरह बताओ? बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा। किसका? BaSO4। देखो ना, C की जगह तो क्या है? Ba, और यहाँ B की जगह है SO4, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, और दूसरा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। जैसे A और D है, यहाँ A और D है, तो यहाँ A क्या है? सोडियम, और D क्या है? क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आया। दूसरी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम नाइट्रेट की क्रिया सिल्वर क्लोराइड से करवाते हैं। सोडियम किसकी क्रिया? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की क्रिया किससे करवा रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड से, AgCl2। मतलब सोडियम नाइट्रेट की क्रिया AgCl2 सिल्वर क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो ऐसे क्या बनेगा? देखो, A और Ag और NO3 मिलकर क्या बनाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट, और Na सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? NaCl2, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल आगे की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर की क्रिया करवाते हैं HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NaOH से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है? Na सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीसरा एग्जाम्पल हो, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो ये क्या किसका निर्माण करते हैं? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? NaCl का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। अब यहां इनका नाम एक जगह लिख लो। क्या? पहला तो NaNO3, इसको क्या कहते हैं? ये रहा ना NaNO3। दूसरा Na2SO4 को क्या कहते हैं? तीसरी
AgNO3 को क्या कहते हैं? बोलो, AgNO3 का क्या नाम है? AgNO3 का क्या नाम है? NaCl2, ये तो लिख लिया। ये NaOH का क्या नाम है? इनका नाम बताओ क्या है? इसको है सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम लिखो, सोडियम नाइट्रेट। इनका सभी का एक जगह नाम लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होगा। इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको आप एक जगह लिख लो जिससे कि आपको याद भी हो जाए, और कहाँ Na आ गया, OH आ गया, NO3 को OH का आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक जगह लिखने से आप याद कर पाओगे, इनमें तुलना कर पाओगे। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है जो दो आयन हैं उन आयनों का आपस में आदान प्रदान। ठीक है, जैसे आयनों का बी का और सी का यहाँ आदान हो गया, और ए का और डी का यहाँ प्रदान हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं इसके द्वारा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट की क्रिया सिल्वर क्लोराइड से करवाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो थी छठी अपनी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। 7 नंबर है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो संयोग हो और ऑक्सीजन का क्या हो? वियोग हो, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। परिभाषा लिखेंगे सभी। परिभाषा, अपचयन की परिभाषा लिखेंगे मेरे साथ साथ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो। संयोग का मतलब जुड़ना, संयोग का अर्थ भी जुड़ना ही होता है। हाइड्रोजन का संयोग हो, संयोग होता है, तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन का संयोग करवा के करेंगे तो क्या होगा? Cu। जैसे
कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन का यहाँ क्या करवा रही है, संयोग करवा रही है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग करा रही है तो क्या बनेगा, कॉपर तो अलग निकल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। O मीन्स ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा। यहाँ देखो ना, जिसमें अभिक्रिया हाइड्रोजन का तो संयोग हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, और इसमें वियोग किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। समझ में आया? जैसे ZnO प्लस हाइड्रोजन के रूप में कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, और तो किसका निर्माण होगा बताओ, इसमें किसका निर्माण होगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एक तो है CuO और एक है ZnO। इनका क्या नाम है, इनका नाम याद रख लेना। इसको बोलते हैं CuO को कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ZnO को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक जिंक ऑक्साइड। इनको एक जगह याद रख लेना, आगे काम आएंगे, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। एक बार देख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये है इनके समीकरण। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर, उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें इसका विपरीत होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी, विपरीत, बताओ परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो संयोग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। देखो नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का तो संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। क्या होता है, वियोग होता है। उसे ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया की समीकरण की। जैसे यहां लिख देता हूं ऊपर, इसको रख कर देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। नोट नहीं किया तो वीडियो को स्किप कर लो, एक जगह रोक के फिर लिख लिया करो।
क्योंकि सिलेबस लंबा है तो अपन थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें किसका संयोग करवाना है, ऑक्सीजन का। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम एक धातु है, इसका इसके साथ किसका कहलाते हैं, ऑक्सीजन का करवाते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं तो क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको संतुलित करो, 2 लगाएंगे तो यहाँ मैग्नीशियम 2 आ गया तो इसको भी संतुलित कर दिए, ठीक है। कोई एक धातु और लेते हैं और देखते हैं, जैसे कॉपर का करवाते हैं, एक धातु लेते हैं कॉपर का Cu+O2, इसकी करवाते हैं तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड Cu कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी धातु ले लो, जैसे एक है P4O2, P4O2 की क्रिया करवाते हैं तो बोलो क्या बनेगा, P4O2 की अभिक्रिया कराएंगे, P4O2 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बोलो P2O5, ठीक है। तो P2O5 को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ P4 है तो इसको संतुलित करो, 2 दूनी 4, P4 आ गए, 5 दूनी 10, 10 क्या है, ऑक्सीजन, तो 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन है। तो इसको क्या बोलते हैं, P2O5 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटा, क्या बोलते हैं बोलो, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा किस लिए, P मीन्स फॉस्फोरस, पेंटा मीन्स 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, और O मीन्स ऑक्सीकरण, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्सीकरण, ठीक है। या फिर ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्साइड होगा क्योंकि ये क्या है, इसका नाम है। और CO को क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, और MgO को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इनका नाम याद रखना। अब आगे बात करते हैं 8-9 नंबर की लास्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों हो, दोनों आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो। मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाओं से मिलकर बनी है। इसमें क्या होता है, जो अपना अपचयन और उपचयन है उन दोनों के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण,
अपचयन तथा उपचयन दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सभी लिखेंगे, सभी स्टूडेंट अपने अपने नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से लिखे हुए जल्दी याद होते हैं। क्या होते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार परिभाषा को दोबारा से रीड करो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, मतलब उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, अपचयन तथा उपचयन दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे उदाहरण, जैसे कोई भी ले लो, जिंक ऑक्साइड की मैं कार्बन से करवाता हूं, जिंक ऑक्साइड की मैं कार्बन से रिएक्शन करवाता हूं, तो बताओ क्या बनेगा? जिंक अलग बन जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो Zn+C। तो इसमें क्या होगा? जो जिंक ऑक्साइड की करवाऊंगा तो ये तो जिंक से करेगा, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? कौन सी अभिक्रिया थी? बोलो, ये थी आपकी ये अपचयन। भाई अपचयन अभिक्रिया क्या कह रही थी? जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? बाहर निकले, और हाइड्रोजन का क्या हो? संयोग। तो इसको तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो जिंक ही बचा, और ये कार्बन के साथ क्या? CO, ये ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण। इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और सुन, देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कोई भी एग्जाम्पल ले लो। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से, CuO, कॉपर ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं H2O से, तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड को इसका तो क्या करवाएंगे अपन? ऑक्सीजन अपचयन करवाएंगे। अपचयन करवाना है तो क्या करना है? ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना तो कॉपर आ जाएगा, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? H2 के साथ, तो क्या बना देगा? H2O, जल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? जल का निर्माण कर देगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ रहा है उसके नाम से पता लगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, शब्द नहीं आएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, नाम याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? ये थी अपनी महत्वपूर्ण 9 अभिक्रियाएं, जो 9 की 9 हमने पढ़ी। पहली कौन सी थी बताओ मेरे को? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर तीसरी थी ऊष्माक्षेपी, फिर ऊष्माशोषी, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर बताओ कौन सी थी? फिर अपचयन अभिक्रिया, फिर उपचयन अभिक्रिया, और 9th नंबर कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे ही आपको सीक्वेंस से क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। और यहीं से एक जरूर क्वेश्चन आएगा, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप इसको यदि समझ में नहीं आए तो इस क्लास को तो स्पेशल 2 बार तो देखना आप, और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। भाई ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? 2 डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक पदार्थ में इसकी परिभाषा देखो, किसी रासायनिक
पदार्थ में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि जिस पदार्थ में अपचयन होगा उसे तो कहेंगे ऑक्सीकरण, और यह है इसका विपरीत। क्या? अपचयन किसे कहेंगे? परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक शॉर्ट में लिख देता हूं, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचयन कहते हैं। नोट लगा के एक बात और याद रखना, अपचयन व उपचयन, अपचयन व ऑक्सीकरण सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव अभिकारक व क्रियाकारक में से छांटे जाते हैं। ठीक है? जो ये अपचयन और ऑक्सीकरण है, ये कहां से छांटते हैं? जो इस साइड में अपन रिएक्शन में लिखते हैं ना, ये है अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है? अभिकारक भी कहते हैं इसे, क्रियाकारक मतलब क्रिया करने वाला, क्रियाकारक। और ये इस साइड में क्या होता है? यौगिक। यौगिक को कहते हैं उत्पाद, यौगिक। ठीक है? तो ये हमेशा इसमें से छांटे जाते हैं। ये था समझाने के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास बाद इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।